रेजोनेंस से मैं देवेश गुप्ता, फैकल्टी सोशल साइंस। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का वो विषय पढ़ने जा रहे हैं जिसमें गोलमेज सम्मेलन की भी चर्चा होगी, इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन की भी चर्चा होगी। तो अब हम जो है अंतिम चरण की तरफ हैं कि भारतीय इतिहास का अंतिम चरण जो रहा आज़ादी के आंदोलन तक का, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखें, यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, उसमें अभी हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन से चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ा था कि वो कब प्रारंभ हुआ, कब उसका समापन हुआ, कब उसमें आगे किस आंदोलन की भूमिका में गांधी जी की भूमिका क्या रही। जैसे नमक आंदोलन या नमक कानून तोड़ा गांधी जी के द्वारा और आंदोलन की शुरुआत की गई, तो विधिवत घोषणा की गई, ये भी हमने पढ़ा था। तो देखें, अब जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है। तो देखिए, जो फर्स्ट राउंड टेबल है वो 1930 में प्रारंभ हुई थी और कब तक रहा था, 1931 तक। तो 1930 से लेकर के 1931 तक जो है नवंबर से लेकर जनवरी के बीच की एक अवधि रही जबकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें पहले गोलमेज सम्मेलन की, तो बहुत सारे फैक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जीके के दृष्टिकोण से, उन फैक्ट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब सबसे पहले तो क्या इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल थी? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग लिया ही नहीं। अब जब कांग्रेस शामिल नहीं थी तो स्वाभाविक सी बात है, एक स्टेटमेंट आया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक स्टेटमेंट दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा इसे बिना दूल्हे वाला विवाह। तो बताइए, किसने किसे बिना दूल्हे वाला विवाह कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन को बिना दूल्हे वाला विवाह कहा था। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर आपके लोग बिना दूल्हे वाले विवाह की जब बात कर रहे हैं तो वो किसके संदर्भ में की जा रही है? वो जो की जा रही है बिना दूल्हे वाला विवाह की बात, वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए की जा रही है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्टी कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, कांग्रेस के लीडर्स उसमें शामिल नहीं है। इसीलिए इसके लिए क्या कहा गया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक स्टेटमेंट था, यह तो बिना दूल्हे वाला विवाह है। तो देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन का फ्रेम बनता है, किसने कहा, किस संदर्भ में कहा था। अब देखें 1931 का समय है। 1931 में एक महत्वपूर्ण समझौता गांधी इरविन पैक्ट कहलाता है। ये जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ है तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ है। तो गांधी इरविन पैक्ट यानी गांधी इरविन समझौता। तो ये समझौता जो हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच अब एक समझौता हो रहा है। तो एक तो इस समझौते की, गांधी इरविन पैक्ट की इम्पोर्टेंस ये है कि पहली बार यहाँ पर देखिए कि ब्रिटिश सरकार ने बराबर का आधार देते हुए हमारी बातों को
सुना, समझा और हमें हमारी बातों को, कुछ तथ्यों को उन्होंने स्वीकार भी किया। तो पहली बार था जहाँ पर समानता के आधार पर भारतीयों के साथ समझौता किया, समानता के आधार पर पहली बार समझौता हो रहा है। गांधी इरविन पैक्ट की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है? प्रथम बार ब्रिटिश सरकार ने समानता के आधार पर भारतीयों के साथ समझौता किया। तो पहली बार भारतीयों के साथ समानता के आधार पर समझौता हुआ है। ये इस गांधी इरविन पैक्ट की इम्पोर्टेंस है। तो गांधी इरविन पैक्ट्स में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। जो महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं उनमें से कुछ पर अगर हम लोग विचार करें, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि कहीं ना कहीं गांधी जी को मना लिया है उन्होंने, लॉर्ड इरविन ने, कि क्या समझौता किया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी, इस बात के लिए मना लिया गया है। और एक और तथ्य पर जहां समझौता हुआ है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले, वो हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त नहीं, यहाँ पर स्पष्ट लिख रहा हूँ मैं, पोस्टपोन किया जाएगा, स्थगित किया जाएगा। इसके ऊपर यह मांग कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने स्वीकार की है। अब देखें यहीं पर समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में नमक्कर हटाया गया। समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर नमक कर हटा दिया गया है। नमक पर जो टैक्स है वो समुद्र के किनारे रहने वाले जो लोग हैं, जो वहां पर इंडस्ट्रीज, वहां पर नमक का उत्पादन किया जाता है, समुद्र किनारे वाले क्षेत्रों में अगर नमक उत्पादन किया जा रहा है तो वहां पर नमक कर हटा दिया गया है। ये गांधी इरविन पैक्ट में समझौता हुआ है। गांधी इरविन पैक्ट 1931 अहिंसक आंदोलन करने वाले रिहा किए जाएंगे।
तो अहिंसक आंदोलन करने वाले जो क्रांतिकारी हैं या जो वॉलेंटियर्स थे जिन्होंने नमक कानून तोड़ा था लेकिन हिंसा नहीं की थी, वो रिहा कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर एक व्यवस्था ये दे दी गई है कि अहिंसक आंदोलन करने वाले रिहा कर दिए जाएंगे, ये व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। तो ये भी स्वीकार किया गया, इसमें समझौता हुआ कि जिन्होंने हिंसा नहीं की है उन्हें उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। विदेशी वस्तुओं और मद्य की दुकानों पर धरने का अधिकार। तो कुल मिलाकर जो विदेशी वस्तुएं हैं और जो मद्य की दुकानें हैं उन पर धरना देने का भारतीयों को अधिकार होगा, ये भी यहाँ पर इसमें कानून में स्वीकार किया गया। तो देखिए यहाँ पर से जो जो वहाँ पर समझौते हुए उस पर मैंने आपसे चर्चा की है। तो कुल मिलाकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों पर से नमक कर हटा दिया गया है। यहाँ पर यह समझौता हुआ है। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण है, जो इससे पहले मैंने लिख दिया है, वो एक ही लिख दिया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी। इस बात के लिए इरविन ने कांग्रेस को मना लिया है या गांधी जी को मना लिया है। अब देखिए, जिस प्रश्न पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है और कितनी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। आखिर ऐसा क्या कारण था कि गांधी इरविन पैक्ट के अंदर गांधी जी की निंदा की गई? गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी की निंदा क्यों की गई? तो देखिए, यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी की जो निंदा की जाती है वो किस संदर्भ में की जाती है, ये एक प्रश्न चिन्ह है, ये एक प्रश्नवाचक विषय हो चुका है। तो कुल मिलाकर क्यों की जाती है? क्योंकि गांधी जी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी की सजा माफ नहीं करवा पाए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनकी फांसी की सजा गांधी जी माफ नहीं करा पाए, इसके लिए गांधी जी की निंदा की जाती है। तो देखिए, गांधी जी की निंदा गांधी इरविन पैक्ट में क्यों की जाती है कि देखिए, इतना इस वक्त इस स्थिति में आंदोलन चल रहा था, कि यहाँ उम्मीद थी कि निश्चित रूप से अगर दबाव बनता तो शायद रिहाई हो जाती, लेकिन यहाँ पर गांधी जी दबाव बनाने में असफल रहे, या यूँ कहें कि गांधी जी उनकी सज़ा माफ़ नहीं करा सके। तो कुल मिलाकर के भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जो फांसी की सज़ा है उसको माफ़ नहीं करा पाए, इसके लिए गांधी जी की गांधी इरविन पैक्ट में निंदा की जाती है। तो देखें, ये क्यों निंदा की जाती है, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट है, तो मैंने आपको बताया है। अब देखें, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ,
तो 1931 में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ, गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से सम्मेलन में भाग लिया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पार्टिसिपेट करेंगे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1931 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में मैडम एनी बेसेंट द्वारा भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया गया। तो भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? मैडम एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं मैडम एनी बेसेंट। (1931) में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। सभी की अलग अलग राय के कारण यह सम्मेलन भी असफल रहा। तो देखिए ये सम्मेलन भी असफल रहा। आप चाहे तो नोट कर लीजिए। अब देखें तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 1932 का गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन के लेबर दल व भारत की कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया। तो देखिए इसमें ब्रिटेन की लेबर दल वो भारत की कांग्रेस पार्टी ने इसमें भाग नहीं लिया। यहाँ पर ये जानकारी हमें मिलती है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया ही नहीं गया। तो कुल मिलाकर तृतीय गोलमेज सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया ही नहीं गया। ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन का महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ तक कि
तृतीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो देखिए, कांग्रेस को अवैध भी घोषित कर दिया कब? जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा है। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। कुल मिलाकर अलग अलग प्रतिनिधियों की अलग अलग मांगे रहीं। सभी प्रतिनिधियों की अलग अलग मांगे रहीं। तो देखें यहाँ पर इसका सारांश ये है कि ये 3 गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित किए गए उसमें सभी प्रतिनिधियों की अलग अलग मांगे रही, इसलिए कोई एक राय नहीं बन पाई। अतः फिर होगा ये कि भारत सचिव सैमुअल हक के निर्देशन में प्रपत्र बनाया गया, एक प्रपत्र बनाया गया जिसके आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। तीनों सम्मेलन का ब्रीफ का सारांश ब्रिटिश सरकार ने व्हाइट पेपर के नाम से प्रकाशित किया। तो व्हाइट पेपर क्या है? ये तीनों सम्मेलनों का सारांश है जो व्हाइट पेपर के नाम से पब्लिश किया गया। अब देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा एक घोषणा की गई। घोषणा क्या थी? मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना हूं कि ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दूं। तो कुल मिलाकर आप समझते हैं कि औपनिवेशिक स्वराज या स्वतंत्रता देने जैसा कोई विचार उनका नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि मैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना हूं कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दूं। तो
वहीं पर वॉयसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो, उनकी जो घोषणाएं थी वो निवेशिक स्वराज देने संबंधित थी, न कि पूर्ण स्वतंत्रता। तो लॉर्ड लिनलिथगो की जो घोषणा है वो औपनिवेशिक स्वराज देने की है, न कि पूर्ण स्वतंत्रता। तो औपनिवेशिक स्वराज देने के संदर्भ में वो विचार अपने बता रहे हैं। तो ये जो घोषणा कहलाती है उसे कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। तो ये क्या कहलाता है? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया। अब देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने का निर्णय क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि जन सत्याग्रह के कभी भी हिंसक होने का खतरा था। तो जन सत्याग्रह अगर किया जाएगा तो कभी भी हिंसक हो सकता है, इसीलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी एक व्यक्ति धरने पर बैठेगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह अगले दिन दूसरा एक व्यक्ति धरने पर बैठेगा, इस तरह से इस आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया गया। प्रथम व्यक्ति जो व्यक्तिगत सत्याग्रह पर बैठे कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। दूसरे व्यक्ति जो व्यक्तिगत सत्याग्रह पर बैठे जवाहर लाल नेहरू। आचार्य विनोबा भावे वही व्यक्ति हैं जो भारत में भूदान आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। इन्होंने बड़े बड़े जमींदारों को प्रेरित किया कि सालों से जो किसान आपकी भूमि पर खेती कर रहे हैं वो खेत उन्हें ही दान दे दिए जाएं। तो भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन कहलाते हैं? आचार्य विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह पर सबसे पहले कौन धरने पर बैठा? तो वो कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। दूसरे व्यक्ति जो व्यक्तिगत सत्याग्रह पर धरने पर बैठे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो कुल मिलाकर के अब जापान के हमले की आशंका बढ़ गई, अतः गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन वापस
ले लिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध है और उस समय व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन वापस इसलिए ले लिया गांधी जी ने क्योंकि जापान के हमले की आशंका बढ़ चुकी थी। देखें, मार्च 1942 क्रिप्स मिशन भारत आया और उसने जो वादा किया है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर समाधान किया जाएगा। समाधान कैसे दे रहे हैं? भारत अधीन नहीं रहेगा। तो गांधी जी ने इसे उत्तर तिथीय चेक कहा। तो कुल मिलाकर कब वो डेट आएगी और कब वहां पर इतना लंबा इंतजार की जो क्या परिणाम होगा कुछ भरोसा नहीं है। तो उत्तर तिथीय चेक किसने किसको कहा था? क्रिप्स योजना को कहा था और गांधी जी के द्वारा उत्तर तिथीय चेक इसे कहा गया था। तो आपको मैंने यहाँ बताया उत्तर तिथीय चेक गांधी जी के द्वारा कहा गया था। किसको कहा गया था? क्रिप्स मिशन योजना के लिए ये कहा गया था। अब देखिए, क्रिप्स मिशन के असफल होने पर गांधी जी ने अंग्रेजों से भारत छोड़ने की अपील की। अब देखिए अपील क्यों की जा रही है? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत पर हमला नहीं हो रहा है। भारत पर हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन का अधिकार है। तो जापान भारत की कोई दुश्मनी नहीं है, कोई विवाद नहीं है हमारा, लेकिन जापान भारत के ऊपर आक्रमण इसलिए करेगा क्योंकि इसकी संभावना इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन वालों ने अनाधिकृत रूप से शासन जमा लिया है या कब्जा किया हुआ है। तो कुल मिलाकर ब्रिटेन वालों की वजह से भारत को एक युद्ध देखना पड़ेगा, एक विश्व युद्ध में देखना पड़ेगा जो नुकसान होगा। तो गांधी जी ने ब्रिटेन वालों से कहा है कि भाई भारत को भारतीयों के लिए नहीं छोड़ो तो कम से कम जापानियों के लिए तो मत छोड़ो कि जापानियों का आक्रमण हो जाएगा, तो आप यहाँ से चले जाइए। तो इससे कहा जा रहा है कि भाई ब्रिटेन वालों से भाई भारत छोड़िए। तो देखें इसी संदर्भ में चौदह जुलाई 1942 वर्धा कांग्रेस
कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित। तो एक आंदोलन चलाया जाएगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। तो अंग्रेजों आप भारत छोड़ो, क्योंकि आपके कारण ही हमें एक युद्ध में शामिल होना पड़ रहा है, जबकि हमारा जापान से कोई विवाद नहीं है। तो जापान अगर आक्रमण करेगा तो आप यहाँ से चले जाइए, भारत को छोड़ दीजिए। तो कौन सा आंदोलन चलाया गया है? क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया है। सात व 8 अगस्त 1942 मुंबई, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव में कुछ संशोधन। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव में कुछ संशोधन किए गए। 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 गांधी जी व अन्य नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन प्रारंभ। 9 अगस्त 1942 ये आंदोलन प्रारंभ हो गया। गांधी जी ने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया। तो गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, डू और डाई का नारा दिया गया। गांधी जी ने ये कहा कि या तो यह आंदोलन सफल हो जाएगा, और अगर सफल नहीं भी हुआ तो ये मेरे जीवन का अंतिम आंदोलन होगा। यह मेरे जीवन का अंतिम आंदोलन होगा। तो देखा, गांधी जी ने कह दिया है कि यह मेरे जीवन का अंतिम आंदोलन होगा। तो डू और डाई का नारा किसके द्वारा दिया गया? गांधी जी के द्वारा दिया गया। यह मेरे जीवन का अंतिम आंदोलन होगा, किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। ये अच्छे क्वेश्चन से जो एग्जाम में जीके का बेस बनते हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। सभी प्रमुख नेता जेल में थे, अतः यह पूर्णतः जन आंदोलन था। तो पूर्णतः जन आंदोलन किसे कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को। जो नेता बच गए थे गिरफ्तारी से, वो भूमिगत हो गए। तो जो नेता बचे वो भूमिगत हो गए और बाकी नेता गिरफ्तार थे। अतः इस समय पर कोई बड़ा नेता सामने नहीं था, तो जनता के द्वारा ही विद्रोह किया गया, विरोध किया गया। अतः ये पूर्णतः जन आंदोलन था। बताइए किस आज़ादी के आंदोलन को जन आंदोलन कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को। बाईस फरवरी
1944 कस्तूरबा गांधी का निधन हुआ। तो कस्तूरबा गांधी का निधन हुआ। अब भारत पर जापान के हमले की संभावना के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। अब देखिए, इसके बाद संवैधानिक प्रक्रियाओं को अगर हम लोग देखें, भारत के आंदोलन की स्थिति देखें, तो एक ऐसा दौर भी रहा जबकि पूरे देश में हिंसा फैल गई, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की जब चुनाव में कम मुस्लिम लीग की करारी शिकस्त होती है, उसे बहुत कम स्थान मिलते हैं और अंग्रेज़ों द्वारा कह दिया जाता है किसी भी समय सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मोहम्मद अली जिन्ना ने सीधी कार्रवाई की घोषणा की और सीधी कार्रवाई की घोषणा के बाद पूरे देश में दंगे होने लगे। अब सरकार, जो ब्रिटिश सरकार, तो एक तरह से घोषणा कर ही चुकी थी और अस्थायी सरकार बन चुकी थी, तो कुल मिलाकर उन्होंने तो दंगे मिटाने में कोई रुचि नहीं ली और जो देश भर में इस समय जो दंगे चल रहे थे उसके कारण पूरे देश में अस्थिरता की स्थिति बनने लगी। तो देखिए, यहाँ पर ये स्थिति बनती है और अंग्रेज़ों ने ये भी कह दिया कि 1948 तक हम किसी को भी सत्ता सौंप देंगे। अब जब ऐसी स्थिति बनी तो लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत के गवर्नर जनरल वायसराय बनकर भारत आए, तो उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन में भारत पाक विभाजन की रूपरेखा रखी। तो जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ, देश की जो हालात चल रहे थे, उन स्थितियों में दुखी मन से भारत पाकिस्तान विभाजन स्वीकार किया गया। 14 अगस्त 1947 रात 12 बजे, जैसे ही 15 अगस्त 1947 आया, भारत स्वतंत्र हो गया। तो देखिए, भारत की स्वतंत्रता हुई। हम लोगों ने इस क्लास में भारत का स्वतंत्रता आंदोलन को भी पढ़ा, मध्यकालीन इतिहास पढ़ा, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।